नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हमने कहा कि आज दोपहर में चूंकि हमने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के बैठक की बात की थी, तो इस ब्लॉग में आपको ताजा अपडेट्स दे देती हूं कि इस वक्त ईरान युद्ध को लेकर आखिर क्या कुछ हलचल है, क्या जारी है। आपको पता है कि एक बड़ी खबर आई कि एक तरफ जहां पर निगोसिएशंस जारी हैं अमेरिका और ईरान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, ताकि ये जो संघर्ष विराम है दोनों मुल्कों के बीच में जो 8 अप्रैल से लागू हुआ है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए, वहीं अमेरिका ने एक हमला किया बंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक। ये जो जानकारी है ये अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दी और उन्होंने कहा कि फ्रेश स्ट्राइक्स मिसाइल साइट्स पर किए गए हैं दक्षिण ईरान पर और कुछ नावों पर, कुछ बोट्स पर जो कि माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे थे। सेंट्रल कमांड के जो स्पोक्सपर्सन हैं टिम हॉकिंस, उन्होंने कहा यूएस फोर्सेस कंडक्टेड सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स इन सदर्न ईरान टुडे टू प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम थ्रेट्स पोज्ड बाय इरानियन फोर्सेस। अब इसको कहा गया है कि ये सेल्फ डिफेंस में हमने यानी कि आत्मरक्षा में किया है हमला। देखिए, उस परिभाषा में बहुत दिक्कत है क्योंकि आत्मरक्षा तो तब होता है जब कोई आप पर हमला करता है और आप जवाबी हमला देते हैं। यहाँ पर एक तो इस युद्ध की ही शुरुआत हुई इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से 28 फरवरी को जवाबी हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। जवाबी हमलों को हम सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। आप जब शुरुआत करते हैं युद्ध की और अब एक संघर्ष विराम के बीच में आप फिर से ये दावा कर रहे हैं कि वो माइन बिछाने की कोशिश कर रहे थे तभी हमने उन पर हमला कर दिया, तो ये सेल्फ डिफेंस का एक्ट तो नहीं होता है। बहरहाल इस हमले की खबर से एक बार फिर से जो है अब ये आशंका हो गई है कि क्या इस बातचीत में कोई बात बनेगी या फिर से हम युद्ध देखेंगे, तो इसलिए उस पर कुछ बातें जो हैं मैं इस ब्लॉग में आपके सामने रखती हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत दबाव में है और ये दबाव टू फ्रंट दबाव है। एक, खुद घरेलू मोर्चे पर उनकी अपनी ऑडियंस से ज्यादा दबाव उन पर रिपब्लिकन पार्टी के उन हॉकिश नियोकॉन आवाजों से हैं जो इस युद्ध के पक्ष में रहे हैं और जो लगातार कहते रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका को हमला करना चाहिए, जिनमें लिंडसे ग्राहम जैसे नेता शामिल हैं, टेड क्रूज जैसे। इस पर हमने एक पिछले ब्लॉग में बात भी की थी कि ये लोग कैसे जो है डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि खबरें छनकर आ रही थी कि ईरान के साथ ये जो समझौता हो रहा है वहां पर ज्यादातर जो ईरान की शर्तें हैं उस पर मंजूरी दी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। चाहे वो जितनी भी रेटरिक का इस्तेमाल कर ले, ये युद्ध उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और ये युद्ध, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया पर जो है एक ऊर्जा संकट गहरा गया है। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, भारत इसमें शामिल है। दूसरा जो मोर्चा है जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार दबाव बनाए हुआ है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इसमें है बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और नेतन्याहू किसी हालत में ये युद्ध खत्म होने नहीं देना चाहते। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि नेतन्याहू अकेले ही जो हैं इजराइल के प्रॉब्लमैटिक लीडर नहीं हैं। आज ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं और बहुत अफसोस के साथ कह रही हूं कि पूरे इजरायली समाज में जितना जहर और नफरत घुल चुका है, वहां से वीडियोस आते हैं कि किसी की, जब आप सेना की सर्विस पूरे करने के बाद में आपकी होम कमिंग होती है तो बर्थडे पार्टी में आप वीडियो चलाकर दिखाते हैं कि देखो कैसे लेबनान के हम गांव दर गांव फ्लैटन आउट कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। महिलाएं जिम में बकायदा नरसंहार वाले भाषा वाले गानों को रैप म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं करने के लिए। बेन गुवीर जो कि नेतन्याहू के मंत्री हैं, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाए उन एक्टिविस्ट्स के जिनको गिरफ्तार किया गया जब वो राहत बचाव के लिए और राहत मटेरियल लेकर जा रहे थे अपने ग्लोबल फ्लोटीला में, और उनको इजराइल ने गिरफ्तार किया। ये तमाम एक्टिविस्ट अपने मुल्कों में जाकर इन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं इजराइल पर कि उनके साथ किस तरीके से ना केवल बदतमीजी हुई है बल्कि उनको मारा गया है, पीटा गया है, यौन शोषण की भी आरोप लगाए गए हैं। तो नेतन्याहू का जो दबाव लगातार बना हुआ है, यहां ये फ्रेश स्ट्राइक करने के पीछे क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान के साथ एक समझौता होता है, वैसे ये कोई आखिरी समझौता नहीं है, ये संघर्ष विराम को एक्सटेंड करने के लिए समझौता है, जिसमें ये बातें समझ छनकर आई थी कि 60 दिनों के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा।
उसमें भी पहले 30 दिनों के बाद जाकर हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान पूरी तरीके से खोलेगा, तब तक उसकी डीमाइनिंग की काम होगी। लेकिन उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी होगा कि वो ईरान पर जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, करीब करीब 24 अरब डॉलर ईरान के ऐसे एसेट्स हैं बाहरी बैंकों में, बाहरी मुल्कों में, जो ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे पश्चिमी मुल्कों ने फ्रीज करके रखा हुआ है प्रतिबंध लगाकर। तो उनमें से कम 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा रिलीज करे इन पहले 30 दिनों में, ताकि ईरान को भरोसा हो अमेरिका पर। और अगर वो रिलीज होता है, ईरान पर कुछ कम से कम जो है आपकी प्रतिबंध हटाए जाते हैं ताकि ईरान अपनी तेल को बेच सके विश्व समुदाय को, तो फिर वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा 30 दिनों बाद। और उसके 30 दिनों बाद जो है वापस से परमाणु कार्यक्रम का आगे क्या होगा, उसके निचोड़, उसके स्वरूप पर बातचीत की जाएगी, निगोशिएशंस किए जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है इस कोशिश में है कि कैसे परमाणु पर एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो कर सके कि देखो हमने मनवा दिया, झुकवा दिया, तब फिर वो कह सकेंगे कि देखो ये इस युद्ध में मेरी जीत हुई है, क्योंकि रिजीम चेंज हो नहीं पाया, मुश्तबा खामनेई इन कमांड है, आपने एक और ज्यादा कट्टर रिजीम को पुश कर दिया, आईआरजीसी ज्यादा हार्डलाइन हो गई है अपने पोजीशंस को लेकर। 2015 में जेसीपीओए जब समझौता हुआ था परमाणु मसलों पर, तब ईरान ने कम से कम जो कंसेशंस दिए थे पश्चिमी मुल्कों को, जिसमें अमेरिका शामिल था, P5+1 मुल्क शामिल थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, परमाणु एजेंसी को निगरानी के लिए इजाजत दी थी अपने परमाणु कार्यक्रम के। अब और कम कंसेशंस देने की बात कर रहा है, क्योंकि एक समझौते के नजदीक पहुंच चुका था ईरान फरवरी में, जब जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ से बात हो रही थी जिनीवा में कि भाई हम अपनी जो एनरिच स्टॉक पाइल है वो हम रूस को दे देते हैं, एक थर्ड कंट्री में हो, वहां पर आईआई की निगरानी हो। लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया 28 फरवरी को, जबकि ओमान के विदेश मंत्री बार बार ये इंटरवेंशन करते हुए कह रहे थे कि भाई वो हम बहुत एक डील के नजदीक पहुंच रहे हैं, आप हमले मत कीजिए इस पर। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस तरीके से एक विक्ट्री की घोषणा करे, जो एग्जिट, जो ऑफ रैंप उनको चाहिए, वो खुद से आकर कहकर तो चले जाते हैं कि ईरान की जो है हमने नेवल फ्लीट को खत्म कर दिया, ईरान के हमने एयरक्राफ्ट को खत्म कर दिया, लेकिन उसका भी मतलब जो हकीकत है उसकी, वो दुनिया के सामने है। अमेरिका की मीडिया ने खुद एक्सपोज किया है अपनी जांच पड़ताल में कि कितना नुकसान हुआ है अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को खाड़ी में, या फिर अमेरिकी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को, थर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार इंटरसेप्टर्स को ईरानियन जवाब में। और ईरानियंस ये भी लगातार कह रहे हैं कि अब अगर फिर से युद्ध हुआ तो हम इसको सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित नहीं रखेंगे, सिर्फ खाड़ी तक हम सीमित नहीं रखेंगे, हम उसके बियॉन्ड लेकर जाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय प्लेयर्स हैं जिनका सुर बदलने लगा है, जिसमें सऊदी अरब खास है। शुरुआती दुख में सऊदी अरब जो है, ऐसी खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब पर्दे के पीछे से दरअसल अमेरिका को प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं इस युद्ध को जारी रखिए। पब्लिकली मीडिया के सामने इसे खारिज किया जा रहा था, सऊदी की तरफ से इसका खंडन किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी जिसकी वजह से पूरी तरह से इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह भी हो रही थी कि सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान को कह रहा था कि आपके हमारे साथ जो है एक सामरिक पैक्ट है, तो आप आकर हमारे बिहाफ पर सैन्य लड़ाई लड़िए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान, क्योंकि वो इस युद्ध में इस तरह से उलझना नहीं चाहता, उनके पास वैसे संसाधन नहीं है, वो कैसे सक्रिय हो गया मध्यस्थता को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो ऑफ रैंप चाहिए कि वो कैसे कहें कि ईरान पर हमला किया और आज 3 महीने की युद्ध के बाद मैं जीता हूं, जिस युद्ध को उनको लगा था कि हम तो भाई 1 हफ्ते 10 दिन में निपटा देंगे, वो नहीं हो पाया। और इसीलिए जो दूसरा पेच जो फंसा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि भाई एब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर ऐसे बहुत सारे जो देश हैं इस रीजन में, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। और ये दबाव नेतन्याहू बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि भाई हमें रिकॉग्नाइज करवाओ। जैसे 2021 में जब ये एब्राहम अकॉर्ड्स हुआ, इसे ब्रोकर किया गया था 2020 में, और फिर यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को। तब से यूएई इजराइल के बीच में रिश्ते बने हैं। यूएई ने तो ओपेक को भी छोड़ दिया, ओपेक कार्टेल को भी छोड़ दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, बहरीन और जॉर्डन ये भी एब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करें, जिसे बहरीन और यूएई अब तक साइन कर चुके हैं। लेकिन ये तमाम मुल्कों ने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता जब तक कि फिलिस्तीन का समाधान ना हो, जब तक इजराइल गाजा में नरसंहार को बंद ना करे।
और ईरान के लिए जो दूसरी रेड लाइन है परमाणु एनरिचमेंट के अधिकार के अलावा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं। दूसरी रेड लाइन है कि जो हमारी जितनी भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जो हमारे एलाइज हैं, हुतीज हो या खासकर हिजबुल्ला हो, उन पर इजराइल हमले बंद करे। लेकिन 18 अप्रैल को जो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में एक तथाकथित ही बोलूंगी मैं, क्योंकि अमेरिका ने लीड लिया, वॉशिंगटन डीसी में बातचीत करवाई, वहां पे एक संघर्ष विराम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर है। आज लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पर मेरे टाइमलाइन पर हैं वो हैं इजराइल के रिलेंटलेस बमबारी की। लेबनान में नेबरहुड आफ्टर नेबरहुड, बेका वैली में जिस तरीके से घरों को उड़ाया जा रहा है, ऐतिहासिक सभ्यता वाले पूरे इलाके को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गाजा मॉडल लेबनान में देखने को मिल रहा है, जहां फ्लैटन आउट किया जा रहा है। और उधर फिलिस्तीन में भी इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि वो युद्ध बंद हो गया है हमास के साथ में। हिजबुल्ला के खिलाफ ताजा जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, उसमें कह रहे हैं कि भाई एक हमारे इजरायली सोल्जर की मौत हुई है हिजबुल्ला के स्ट्राइक्स में। किसी की भी जान जाती है तो उस पर अफसोस होता है, परिवार वालों के लिए वो गलत होता है। लेकिन जब आप एक वॉर लड़ते हैं तो एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं या डिसप्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स की हम बात करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं कहलाता है, क्योंकि ये एक हेट साइकिल बन गया है। आपने जिस तरीके से वेस्ट बैंक पर कब्जा किया है, आपने जिस तरीके से गाजा में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कैंप में भी टारगेट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को आप चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, यूएन पीस कीपर्स को आप चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, और अल शिफा जैसे कैंप में जहां दुनिया में ईद मनाया जाएगा अगले कुछ घंटों के बाद में, डिस्प्लेसमेंट कैंप में भी आप हमला कर रहे हैं। मतलब वो लोग ऑलरेडी अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, उनके अपने घर नहीं रह गए हैं, उनके अपने अपनों की मौत हो चुकी है, वो लोग आकर अल शिफा कैंप में हैं, आप उसको भी आप निशाना साध रहे हैं। तो ये देशों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो, और पाकिस्तान पर खास करके ये ज्यादा मुश्किल पेच है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, जिसके उसको कुछ फायदे भी हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ ने अभी अभी जो है चीन का अपना दौरा पूरा किया है, डोनाल्ड ट्रंप भी चीन गए हुए थे, जहां पर जाकर उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की थी। उन्होंने बात की थी कि आप जो है इंटरवीन करें ईरान पर, ताकि हॉर्मुज का जो संकट है वो खुल सके। और व्हाइट हाउस ने अपने स्टेटमेंट में दावा किया था कि चीन इस बात से सहमति जताता है कि सैन्यकरण नहीं होना चाहिए, हॉर्मुज स्ट्रेट का नाकेबंदी नहीं होनी चाहिए। ईरान झुका तो है नहीं कतई। ईरान ने कह दिया नहीं हम नाकेबंदी नहीं कर रहे हैं, हम तो एक पर्यावरण टैक्स लेंगे ओमान के साथ मिलकर, जो जहाज यहां से गुजर रही हैं, जिसे हमने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का नाम दिया हुआ है। तो शहबाज शरीफ चीन में भी वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर उन्होंने बातचीत की, मुलाकातें की। तो ये जो टोटल बातचीत है इस वक्त, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए नेगोशिएशंस, वो ऑफ द टेबल नहीं हुई हैं। 2 दिनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था तो उससे लगा था कि बहुत नजदीक पहुंच गए हैं उस अकॉर्ड, उस एक अंडरस्टैंडिंग के। और शहबाज शरीफ ने ये भी कहा था कि हम इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 के लिए हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो तमाम गतिरोध जारी है, उसके बीच में इजराइल का लगातार लेबनान पर रिलेंटलेस बॉम्बिंग और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश की अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल को ये तमाम मुल्क रिकॉग्नाइज कर ले कूटनीतिक स्तर पर, ये अब बहुत बड़े पेच फंस गए हैं। और यही वजह है कि मार्को रूबियो जब वो दिल्ली आए, अमेरिका के विदेश मंत्री, पहले दिन जब उन्होंने मुलाकात की जयशंकर के साथ में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में दुनिया को एक अच्छी खबर सुनाई दे पड़ेगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पेच फंसे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो लेटेस्ट जो ट्वीट किया था कि द एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट विल आइदर बी इमीडिएटली टर्न्ड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी ब्रॉट होम एंड डिस्ट्रॉयड, or preferably in conjunction and coordination with the Islamic Republic of Iran, destroyed in place or at other acceptable location with the Atomic Energy Commission or its equivalent being witness to this process and event. Thank you for your attention to this matter. The president's expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of the tolling system. The Chinese are not in favor of the tolling system. And there's no country in the world that's in favor of the tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And
obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. तो ये इसीलिए जो है यहाँ पर मसला बना हुआ है, गतिरोध जारी है। नेतन्याहू की पूरी कोशिश है, और नेतन्याहू क्या, पूरे इजरायली समाज, कोई भी लीडर उठाकर देख ले, इजराइल में राइट से लेकर फार राइट के लीडर्स हैं और सब ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और तभी ये अनाउंसमेंट्स नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई हम झुकेंगे नहीं, और ईरान ने अभी तक ब्लिंक नहीं किया है किसी भी बात पर। तो इस तरह के ये जो फ्रेश यूएस स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं, ये खबरें आप देखेंगे, पिछले दिनों भी खबर आई थी हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और हमले की इस तरीके से। लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी पोस्चरिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई है मेज पर, बातचीत की कोशिशें जारी हैं। लेकिन भाई जब तक फिलिस्तीन का समाधान नहीं होता तब तक इस पूरे क्षेत्र का कभी भी कोई स्थायी शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो सकता है। फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और इजराइल ये कहना बंद करे कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि परमाणु हथियार उन्हीं के पास है। फ्री पास इजराइल को ही मिला हुआ है कि आप जाके नरसंहार करें और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सिर्फ कुछ कुछ मुल्कों के खंडन जरूर सुनाई दिए जाएंगे। अभी के लिए इस व्लॉग में मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।